Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am साइंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाली हूँ, जो चैप्टर का नेम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, ये चैप्टर जो है आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ने वाले हो, इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि ये चैप्टर अगर आपको अभी समझ में आ जाता है तो क्लास 9th में आपको बहुत ईजी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, तो इसीलिए आप लोग जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से इस वीडियो के थ्रू आपको समझा सकूं। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को देखो, समझो। अगर फर्स्ट टाइम में आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको सेकंड टाइम रिपीट करके भी देख सकते हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा चैप्टर का नेम है वो क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके, तो हम इस लिविंग वर्ल्ड में क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। ठीक है, एक बेसिक यूनिट होता है ये। तो सेल के द्वारा ही जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, जैसे कि मान लो कि कोई भी एक प्लांट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, ये सभी जो है ना किससे बने हैं, सेल से ही बने हैं। ठीक है, अब जो सेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अब नेकेड आई से हम किसको नहीं देख सकते, जो बहुत ही छोटे होते हैं, या मान लो कि जिसका जो एक सेल से बने हुए होते हैं, तो वो एक सेल के बने होने के कारण हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम उसको किस में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, बट जो एक मल्टी सेलुलर मीन्स कि बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं, उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, प्लांट्स हो गए, जो बड़े बड़े प्लांट्स आप देखते हो आसपास में, जो एनिमल्स देखते हो, तो वो क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, जिस कारण आप उसको देख पाते हो। बट आपके आसपास जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको आप देख नहीं सकते, है ना। आप उसके बारे में जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों ओर है, तो आपको पता है ये बात, बट आप यू कैन नॉट सी। वाई? बिकॉज दे आर वेरी माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत कम सेल से बने हुए होते हैं, या एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, जिस कारण से हम उसको नहीं देख सकते। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पहले ये देखो आप। ठीक है, सेल कैसे डिफाइन करेंगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई, एक सिंगल सेल से हुई है। ठीक है, अब उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, उसके मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किससे हो रहा है, वो सेल से ही हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग या लाइफ की। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल में क्या है कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब करा था ये, 1665 में। ओके, कब करा था, 1665 में। और ये क्या करा था, उन्होंने एक थिन कॉर्क का एक थिन स्लाइस लिया था कॉर्क का, और उन्होंने अपने ही डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने इस चीज़ को देखा, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। तो उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, जैसे कि हनी बी कॉम्ब जो होता है ना, उसको मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसमें अब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स लाइक दिखते हैं, तो वो उसी टाइप से उन्होंने जब उस कॉर्क को देखा था माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, और उन्हीं कंपार्टमेंट्स का नाम उन्होंने सेल दिया। ठीक है, क्योंकि कंपार्टमेंट्स जो है वो छोटे छोटे हैं, और सेल का मतलब भी क्या होता है कि स्मॉल कंपार्टमेंट्स। ओके, इसीलिए उन्होंने रॉबर्ट हुक ने उनको सेल नाम दिया। ठीक है, इसके बाद जो बाद में और भी साइंटिस्ट आए, जिनका नाम क्या था, स्लिडन एंड स्वान।
ठीक है। स्लीडन एंड स्वान ने उन्होंने क्या करा कि रॉबर्ट हुक ने जो इस चीज़ को डिस्कवर किया था, उन्होंने इस चीज़ को लेके और स्टडी करा, राइट। स्टडी करने के बाद उन्होंने एक सेल थ्योरी दिया और उस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से ही बनते हैं, ठीक है। उन्होंने सेल थ्योरी में ये सारी चीज़ें बताई थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सिंगल सेल से ही बनते हैं, ओके। अब इसके बाद कि उन्होंने और क्या बताया था, उन्होंने ये भी बताया था कि जो एक नया सेल जो डेवलप हो रहा है वो भी किससे बन रहा है, एक पुराने सेल से ही बन रहा है, ठीक है। तो ये उन्होंने अपने उस थ्योरी में बताया था और उसका नाम मैं भी आपको लिख के भी दे देती हूँ, क्या नाम है उनका, स्लीडन। एंड स्वान, ठीक है। स्लीडन एंड स्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था और उन्होंने ही बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल से ही बनते हैं। साथ में जो एक नया जो सेल्स जो डेवलप होते हैं वो पुराने सेल से डेवलप होते हैं, जो ग्रोथ हो रहा है बॉडी में तो सेल्स डेवलप होके ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये नए सेल्स जो बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, वो पुराने सेल्स से ही डिवाइड होके बन रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो उनके बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं ये बॉडी के सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप के उनके बॉडी के मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस क्या है, उनके जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो ये सारी बातें बताई थी उन्होंने सेल थ्योरी में। आगे हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, देयर आर 2, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ओके। कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर और दूसरा क्या होता है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं उनको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है, जो एक से ज़्यादा सेल्स से बने हुए होते हैं उन्हें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऑर्गेनिजम्स that are made up of single cell is called unicellular organism. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। मल्टी सेलुलर में क्या हो जाएगा कि ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल, ठीक है। जो 1 या 2 से अधिक सेल से बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, ऑर्गेनिजम्स that are made up of more than 1 or 2 cells are known as multicellular organisms, राइट। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे काउ, डॉग, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो बहुत सारे। अब यहाँ पे जो यूनिसेल्यूलर है जैसे कि ये एक सेल के बने हुए होते हैं, जिट मीन्स क्या होते हैं कि ये बहुत ही छोटे होते हैं,
ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत सारे सेल्स के बने होने के कारण हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं। इट कैन बी पॉसिबल टू सी। ओके, इसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और एक चीज़ क्या है कि जैसे कि इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं, जिस कारण से इसमें लाइफ प्रोसेस के जो भी फंक्शंस होंगे, ठीक है, लाइफ प्रोसेस मीन्स क्या है कि जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे एसेंशियल फंक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है उन्हें क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो ये लाइफ प्रोसेसेस के जितने भी फंक्शंस होंगे वो एक सिंगल सेल के द्वारा ही होगा, ठीक है। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी डिज़ाइन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। इनमें हर एक फंक्शन को करने के लिए उनमें अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू वो उसका बॉडी जो होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, मतलब अलग तरीके से करता है, ठीक है। मतलब कि सारे सेल्स जो होते हैं वो मिलके उस फंक्शन को करते हैं। बट इसमें क्या है, सिर्फ एक सिंगल सेल के द्वारा हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अमीबा में बता रही हूँ आपको मैं, अमीबा जो है वो क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इस सेल में क्या होता है कि जो इसका एक शेप होता है, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, डेफिनाइट शेप नहीं होता है, ये इर्रेगुलर होता है, किसी भी शेप में आप बना सकते हो। ये क्या है, जो ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आउटर कवरिंग लेयर है उसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, हम न्यूक्लियस कहेंगे, राइट। और इसी में क्या होता है, इसमें एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, राइट। तो ये किसी भी सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये तीन चीज़ें हमेशा हमें विजिबल होती है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। इसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे कि जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो एक सिंगल सेल के द्वारा है इसमें जो लाइफ प्रोसेस के फंक्शन होंगे, जैसे कि मान लो कि ये जो इसमें जो लोकोमोशन होगा, मोशन मीन्स क्या होता है कि इसमें मूवमेंट होना, वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से मूव करता है। क्या होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ना वो फोल्ड होने लगते हैं, जो कि जिसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। जैसे कि मान लो इस तरह से ये फोल्ड हो गया, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा स्यूडोपोडिया। और ये स्यूडोपोडिया के द्वारा ही क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करेगा, ठीक है। अब जैसे इसको फूड चाहिए, ठीक है, अब उसको न्यूट्रिशन के लिए भी फूड की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि लिविंग थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट मीन्स उसको सर्वाइव करने के लिए फूड भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, तो उसको फूड से ही मिलेगा ऑब्वियसली। तो ये भी क्या करेगा, ये अपने से भी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेगा, उसको वो फूड बनाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करता है, जैसे वो फूड आता है ना, ये स्यूडोपोडिया इसमें डेवलप होता है और वो उसको क्या कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है, अपने बॉडी के अंदर लेके चला जाता है। और ये फूड जो होगा वो जब इसके अंदर आ जाता है तो वो फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसको आप लोग आगे अभी सीनियर क्लासेस में आगे जाके पढ़ोगे। आप लोग बस इतना जानो कि इसमें जो भी लाइफ प्रोसेस के जितने भी फंक्शंस होंगे वो एक सिंगल सेल के द्वारा ही होगा, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा जो है शेप ऑफ सेल्स। शेप ऑफ सेल्स क्या होता है कि जितने भी मतलब सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सारे सेल्स जो होते हैं वो एक जैसे शेप में भी नहीं होते और ना साइज में होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शेप के बारे में बात करेंगे, शेप ऑफ सेल्स। शेप ऑफ सेल्स में जैसे मान लो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, जैसे स्मूथ मसल सेल्स है, इसके बाद नर्व सेल है, ब्लड सेल्स है, बोन सेल्स है, गैमेट्स हैं, वो भी जो एक सेल है। तो इस टाइप से जो ये सेल्स होते हैं वो सबका स्ट्रक्चर जो है, शेप जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जैसे कि मान लो कि ये एक रेड ब्लड सेल है, ठीक है, ये कौन से शेप में होगा, ये स्फेरिकल शेप में होगा, ठीक है, राउंडेड होगा। बट इसमें ये क्या होता है, ये फ्लैट होता है बिल्कुल, ठीक है, फ्लैट होता है मतलब चपटा होता है, बट ये राउंडेड होता है। ये क्या है, आरबीसी मीन्स की रेड ब्लड सेल है। जैसे स्मूथ मसल सेल्स है, स्मूथ मसल सेल्स का शेप कैसा होता है, ये स्पिंडल शेप में होता है, ठीक है। ये आप क्या देख रहे हो, ये इसका शेप जो होता है ये इससे एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ये क्या है, स्मूथ मसल सेल। इसके बाद आप जैसे ये देखो नर्व सेल,
ये नर्व सेल भी आप क्या देख रहे हो कि ये एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये नर्व सेल है और नर्व सेल भी आप देख पा रहे हो कि इन सेल से ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो इससे आपको क्या प्रूफ हो रहा है, क्या आपको मिल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जो सेल्स होते हैं उनका शेप जो होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनका क्या फंक्शन होता है उसके बेस पे ही क्या होता है, उनका शेप भी क्या होगा, उसका अलग होगा एक दूसरे से। ठीक है, अब देखेंगे हम साइज ऑफ सेल्स। साइज ऑफ सेल्स में क्या है कि जो सेल्स होते हैं उनका साइज भी क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो कि जैसे जो हैन का एग होता है उसका साइज आपने देखा हुआ है। ठीक है, अंडा जो एग है वो भी क्या है, एक सिंगल सेल का बना हुआ जो ओवल शेप में है। ठीक है, इसका ये भी सिंगल सेल है जिसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो नेकेड आई से। वैसे ही जैसे ऑस्ट्रिच का एग होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है सेल। ठीक है, जो कि कितना होता है, अप्रॉक्स 13 सेंटीमीटर टू 17 सेंटीमीटर ये बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच का एग जो है वो क्या होता है, ये भी एक सेल का, एक सिंगल सेल का बना हुआ है, बट ये क्या होता है 13 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर ये लार्ज होता है। इट मीन्स समझ रहे हो कि ये बड़ा भी हो सकता है। ये हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं हम उसको देख नहीं सकते, बट ये सेल्स हम देख पा रहे हैं, उसका साइज भी देख पा रहे हो कि आपके कितना बड़ा है। ठीक है, इसी तरह से जो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो होता है वो भी बहुत ही छोटे होते हैं। बैक्टीरिया जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और इसका साइज जो होता है वो 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, माइक्रोमीटर्स। ठीक है, माइक्रो आपको एम समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे माइक्रोमीटर्स जो कि बहुत ही माइन्यूट है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो साइज ऑफ सेल्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो कि आपका जैसे शेप ऑफ सेल्स हो गया, साइज ऑफ सेल्स हो गया, साथ में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर हो गया। अब जो है नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी माइक्रोस्कोप के बारे में। जैसे माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या है, एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है। ठीक है, अगर जो हम नेकेड आई से जिस चीज़ों को हम नहीं देख सकते उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और उस माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमें स्लाइड प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, उस माइक्रोस्कोप में किसी भी चीज़ को अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तैयार करना पड़ेगा स्लाइड। और वो स्लाइड जो है हम कैसे तैयार करते हैं, जैसे कि मान लो कि हमें एक अगर प्लांट सेल देखना है तो प्लांट सेल के लिए हम क्या ले सकते हैं, अनियन पील ले सकते हैं, अनियन पील। ठीक है, अनियन पील के लिए क्या होता है, जैसे जो प्याज होता है उसको आप जब उसके एक स्लाइस को अलग करोगे तो जो इनवर्ट साइड में है इसमें आपको क्या होगा, एक बहुत ही थिन लेयर, आपको पतली सी लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर आपको दिखेगी, ट्रांसलूसेंसी, उसको आपको क्या करना है, अलग करना है। देन उसको क्या करना है, छोटे से पीस में तोड़ना है, काटना है। उसको काटने के बाद आप क्या करोगे, इसको क्लीन कर लेना है पहले तो, स्लाइड को करने के बाद इसमें आपको उस जो आपने अभी प्याज का जो स्लाइस काटा था उसमें से जो उस लेयर को, पतली सी लेयर को काटा था उसको आपको इस स्लाइड में रखना है। देन इसमें आपको ग्लिसरीन डालना है। देन ग्लिसरीन डालने के बाद उसमें थोड़ा सा आपको कलर भी डालना है, और वो कलर क्या होता है, या तो उसमें मिथिलिन ब्लू होता है, ठीक है, सैफ्रनिन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी एक कलर जो है वो उसके ऊपर डाला जाता है। जैसे आपने यहाँ पे रखा, उसमें आपने 1 ड्रॉप मिथिलिन ग्लिसरीन का डाला, 1 ड्रॉप आपने मिथिलिन ब्लू डाला। देन आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक कवर स्लिप से इसको ढक देना है। कवर स्लिप को ऐसे ढकना है ताकि इसमें एयर बबल्स जो है वो ना आए। ठीक है, अगर एयर बबल्स आ जाएंगे तो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा जो चीज़ आप देखना चाहते हो, राइट। तो इसीलिए इसको बाहर से इसको इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से उसको ढकना है, कवर करना है। और इसमें साइड में अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ जो आपने ग्लिसरीन या मिथिलिन ब्लू जो भी डाला अगर बाहर निकल जाता है तो उसको आपको क्लीन कर लेना है। देन आपका स्लाइड जो है वो तैयार हो जाता है।
ठीक है, स्लाइड तैयार हो जाता है। इसके बाद हम इसे क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में रखते हैं और उस माइक्रोस्कोप में फिर हम इसे देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे इस टाइप से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इसमें आपको यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस भी दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म भी दिखाई देगा और इस टाइप के अलग अलग छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स भी दिखेंगे जो कि क्या है, एक प्लांट सेल है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखना, डेफिनेटली आपको ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे प्लीज़ बताना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।